सब सुनने वालों को उर्दूपन पॉडकास्ट में खुशामदीद, जिसमें हम ज़िंदगी के उर्दूपन के बारे में बात करेंगे। तो चलें आएँ आज की किस्त शुरू करते हैं। आज की उर्दूपन की किस्त में सबको खुशामदीद। और आज की मेरी किस्त एक बहुत ख़ास और मेरे दिल से बहुत करीब एक मौजू है जिसके बारे में है। ये मौजू इतना तवील और इतना तवील और इतना इसमें वजाहत की ज़रूरत थी कि मैंने सोचा कि इसके लिए एक माहिर शख्सियत को बुलाया जाए। ये मौजू है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बच्चों को दूध पिलाने के बारे में। और इस मौजू को बहैसियत हम एक कौम बहुत ही शर्माते-शर्माते बात करते हैं इसके बारे में, और ज़्यादातर तो बात करते ही नहीं हैं। तो ये खुद भी मेरा अपना तजुर्बा भी है, और कई और माँओं का भी जो कि पहली दफ़ा माँ बनती हैं और उनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन उसके बारे में उन्हें तफ़सील से कुछ नहीं मालूम होता, और वो फिर परेशान भी होती हैं और बच्चों के लिए भी उस पे असर पड़ता है। तो आज मैंने इस मौज़ू पर बात करने के लिए दावत दी है डॉक्टर ज़ारा कमाल को। डॉक्टर ज़ारा जो हैं वो उनको मैं मेडिकल स्कूल से भी जानती हूँ, लेकिन इसके अलावा उन्हें इसलिए मैंने मद्दो किया है कि उन्हें इस मौज़ू के बारे में एक बाकायदा इसकी एक फ़ील्ड है, लैक्टेशन कंसल्टेंसी जिसको कहते हैं, उसका एक अलग इम्तिहान होता है, अलग पढ़ाई होती है। और ये रेज़िडेंसी से भी आगे एक मज़ीद सब स्पेशलिटी समझ लें एक होती है, जिसमें डॉक्टर ज़ारा ने इसमें पढ़ के इसके इम्तिहान वगैरह सब करके, तो वो अब लैक्टेशन कंसल्टेंट भी हैं और बच्चों के अमराज़ की माहिर भी हैं। तो ज़ारा खुशामदीद, और अपने बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छा लगा आप आ गई आज हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू एनी। आई नो कि बहुत वक़्त लगा इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने में हमें और ये चीज़ करने में, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वाक़ई एक ऐसा मौज़ू है कि जिसके बारे में हमें इवन मेडिकल ट्रेनिंग के बाद, रेज़िडेंसी के बाद, बच्चों के बारे में सीखने के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। और ये चीज़ मैंने जो है वो अपनी रेज़िडेंसी की ट्रेनिंग के बाद देखा। जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में गई आउट पेशेंट मेडिसिन पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस में, कि बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि बहुत सारे सवाल या मसले लेके माएँ मेरे पास आती थीं और मुझे उनको सही तरीके से फुली एडवाइस कॉन्फिडेंस के साथ देनी नहीं आ रही थी। जिसकी वज़ह से मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे थोड़ा-सा और इस बारे में जानना चाहिए और सीखना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि ये एक, मुझे पता भी नहीं था कि ये एक पूरी एक एडवांस्ड फ़ील्ड है जिसके बारे में आप पढ़ पढ़ के एक पूरा सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो और फिर कुछ हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ आपके आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं जो कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता सिखाते हैं कि आपको वाक़ई इन चीज़ों में ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो बस उन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन में मैंने सोचा कि इस चीज़ के अंदर ज़्यादा स्पेशलाइज़ किया जाए, सीखा जाए, समझा जाए, ताकि अपनी तरह कुछ स्ट्रगलिंग मदर्स को भी और अपने पेशेंट्स को भी हेल्प कर सकूँ। जी, और बिल्कुल इस बारे से मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ, क्योंकि मेरी भी जब बड़ी बेटी पैदा हुई थी, कुछ 6 साल पुरानी बात है, तो उस वक़्त मुझे भी अ, उस वक़्त यही एहसास था कि ये ब्रेस्ट फीडिंग हाँ, हाँ, करानी है, लेकिन और ये तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए, ये तो एक कुदरती चीज़ है, इसको तो इसमें क्या सीखने और जानने की ज़रूरत है। और ये बहसियत एक डॉक्टर, ये मेरा तजुर्बा था कि मैं इस कदर उस मामले में लाइल्म थी, नासमझ थी। और उस वक़्त जो आपके ज़हन में जो हम आपको बता रहे होते हैं इस बारे में, आप समझ रहे होते हो कि वो आपको मदद आपकी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उनकी भी जो राय होती थी और जो उनकी आपको वो सलाह-मशवरा दे रहे होते थे, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने देखा कि गलत होती हैं। और वो मुझे तब पता चली जब मेरी बेटी भी इस तजुर्बे से गुज़री कि वो छोटी थी, और उस वक़्त मुझे नहीं मालूम था कि भई क्या करना चाहिए, और फिर लगा कि भई दूध तो है नहीं काफ़ी। फिर हम एक लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास, तभी मुझे अंदाज़ा हुआ, वो काफ़ी दूर भी थी, वो जहाँ हॉस्पिटल में पैदा हुई वहाँ से काफ़ी दूर भी थी। तो हम ख़ास उसके पास गए, उसने फिर देखा, जाँचा, उसने और इलाज वग़ैरह बताया। लेकिन मैं तो उस तजुर्बे से गुज़र कर जो मेरी आँखें खुली, तो मैंने कहा ये तो ऐसी चीज़ है
जो कि हम बहैसियत डॉक्टर भी हमारी ट्रेनिंग, हमारी तालीम इसके लिए नाकाफ़ी है। तो बिल्कुल। लेकिन आपके ख्याल में ज़ारा, कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में मैंने अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखती हूँ कि लोग इस चीज़ को बहुत दोनों तरह से डाल देते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, फॉर्मूला देना है, दोनों में इट्स ओके जो करना है, माँ के लिए इतनी पहली और चीज़ें होती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी होती तो खैर है। तो इसके बारे में मुझे आप ये बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो कराते हैं और जो नहीं कराते या बीच में सप्लीमेंट कराते हैं, तो उनमें फ़र्क क्या होता है और उसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है। और ये साइंटिफिक हम बात कर रहे हैं, हम ये कोई ओपिनियंस नहीं है, हमारे फैक्ट्स और रिसर्च के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में क्या फ़र्क पड़ता है। जी, बिल्कुल। और ये कि पहले मैं थोड़ा-सा ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गोइंग बैक टू जो आप कह रही थी कि किस तरह से जो है वो एक वाक़ई ऐसे होता है कि आई थिंक कि हम सबके ज़हनों में एक बहुत ही खूबसूरत-सा एक इमेज आता है पहले जब हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग और सब कुछ बहुत अच्छा-सा होगा, बच्चा एकदम से लैच कर जाएगा और दूध आ जाएगा और बस एक बहुत ही खूबसूरत-सी जर्नी होगी जिस पे हम जाएँगे और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई थिंक कि उसके बीच में ज़ाहिर है जब एक फर्स्ट टाइम मदर होती है, डिलीवरी की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रेगनेंसी की होती है, लैक ऑफ स्लीप होती है, नींद नहीं पूरी हो रही होती है, खाने-पीने की फ़िक्र होती है, सब कुछ होता है। और उसके बीच में जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, जो कि आपको बहुत कुछ कह रही होती हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है कि उस वक़्त आपने किस बात को कितना समझना है, कैसे समझना है। और उस सब के बीच में बहुत दफ़ा ऐसे लगता है मुझे कि बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है जो समझती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ नहीं काम की या मतलब कोई और लफ्ज़ की बजाय ये कहना चाहिए कि बस मतलब वो समझती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग फ़ेल हो गई उनके लिए। जबकि वो एक्चुअली फीडिंग का इतना इश्यू नहीं होता जबकि इतने सारे और फैक्टर्स होते हैं उसमें जो प्ले कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को जो है समझना कि आपको कितना ज़रूरी है कि आप कुछ बातों को सिर्फ़ बहुत स्पेसिफ़िक लोगों से इस चीज़ की तरफ एडवाइस ली जाए, जो लोग इस बारे में समझते हैं। जैसे कि आपने कहा कि लैक्टेशन कंसल्टेंट के पास जाना या आपका पीडियाट्रिशियन जो कि आपके बच्चे को जानता है, आपके बच्चे की फीडिंग पैटर्न्स को देख रहा है, उसका वज़न देख रहा है, देख रहा है कि क्या आपका दूध इनफ है या नहीं है या किस तरह से उसकी ग्रोथ जा रही है। तो उन लोगों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना बजाय इसके कि आप और जो कि ये कहना ज़्यादा आसान है और समझना ज़रा मुश्किल है और उस पे अमल करना ज़रा मुश्किल काम होता है। लेकिन हम्म। ये कि एक्स्ट्रा नॉइज़ को थोड़ी देर के लिए ना सुनना और जो आपको आपके जो जिन लोगों ने इस चीज़ में स्पेशलाइज़ किया हुआ है, उनकी एडवाइस को और उनकी एक्सपर्ट एडवाइस को सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरा ये है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि अम, बच्चे को फ़ीड करना ज़रूरी है। अब वो चाहे फ़ॉर्मूला हो या ब्रेस्ट मिल्क हो, बस बच्चे को फ़ीड करना ज़रूरी है। जो कि बिल्कुल बात है कि बच्चे का वज़न बढ़ना, बच्चे को फ़ीड करना, बच्चे की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेडिकली ब्रेस्ट फीडिंग का बच्चे के ऊपर भी और माँ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो सबसे बढ़ के तो बच्चे के लिए अगर हम बात करें, तो ये कि कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से कम हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सारी जो लंग की डिजीज़ेज़ हैं जैसे कॉमन नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह वो तो डेफ़िनिटली होता है, कान के इन्फेक्शन अगर होते भी हैं तो सेवेरिटी में कम होते हैं। इसी तरह से एज़मा, एलर्जीज़ जो बेसिक कॉमन एलर्जीज़ होती हैं एनवायरनमेंट की एलर्जीज़ वो कम हो जाती हैं। डायबिटीज़ बच्चों में और डायबिटीज़ का बहुत बड़ा ताल्लुक है जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं बच्चों में और वो है ओबेसिटी या मोटापा हम्म। एट अ यंगर एज। वो जो है बच्चों में कम होता है जो कि ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला फेड बच्चे। और हम्म। इसी तरह से कुछ कैंसर बच्चों के जैसे कि ल्यूकीमियाज़ बच्चों में कम होते हैं जो कि ब्रेस्ट फेड हों। अम, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैंने भी वक़्त के साथ सीखी और पढ़ने के बाद सीखी, वो ये थी कि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे रेस्पिरेटरी
इन्फेक्शंस होते हैं, लंग इन्फेक्शंस होते हैं, कान के इन्फेक्शंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं, उनकी सिवियरिटी कम होती है। इसी तरह से ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बच्चा जो है, अगर उसको वो किसी चीज़ से एक्सपोज हुआ है, किसी कॉमन जुकाम वाले वायरस से, तो आप जब बच्चे को फीड करने लगते हैं तो बच्चा आपको वो इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा करके देता है, और माँ की बॉडी जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। वाह! तो वो उसी फीडिंग के दौरान माँ एंटीबॉडीज बनाती है, और फिर अगली फीडिंग में माँ वही सारी प्रोटेक्टिव यानी कि हिफाजत करने वाली एंटीबॉडीज माँ बच्चे को दे रही होती है। तो उससे मतलब कि एक ही सेटिंग में 1 से 2 फीडिंग्स के दौरान आप ये अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और एक माँ के लिए इससे बढ़ के मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पावर हो सकती है कि वो ये कर सकती है। सो आई थिंक कि मेरे लिए ये बहुत ही आई ओपनिंग बात थी। और ये कि एवरी सिंगल डे, हर रोज आपने बेसिकली जो जो इन्फेक्शन माँ जिस जिस इन्फेक्शन के थ्रू गुजरी है, वो सारी एंटीबॉडीज यानी कि वो सारी हिफाजती जो भी उसके अंदर माँ ने जो भी इन्फेक्शन को फाइट करके जो को उसकी मुदाफ़ियती कुव्वत को बढ़ाने में मदद करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चों को इस तरह से प्रोटेक्शन मिलती जाती है, आगे-आगे जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं। तो ये एक बहुत 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 बड़ा फ़ायदा है अगर आप इसको गौर से इंसान सोचे। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है बच्चों के लिए इससे बढ़ के बॉन्डिंग का, माँ के साथ क्लोज़ फ़ील करने का कोई और तरीका नहीं होता। तो बच्चा जो है वो कभी-कभी ऐसा भी हमें लगता है कि जी, और इस पे हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चा हर वक़्त फ़ीड करना चाह रहा है, हर वक़्त वो चाह रहा है कि वो ब्रेस्ट पे आ जाए। तो उसमें बहुत दफ़ा भूख एक ड्राइविंग फैक्टर नहीं होता या एक वजह नहीं होती है, बल्कि ऐसा होता है कि बच्चे को माँ से बस क्लोज़ होना होता है और कुर्बत उसकी चाहिए ज़रूरत होती है। होती है, और उसकी बस माँ के साथ करीब होने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो एक माँ और बच्चे का एक अलग कनेक्शन बन रहा होता है। तो वो एक बहुत ही एक अलग और इसका खूबसूरत सा पहलू है। और जहाँ तक माँ की बात है, तो माँ के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसके ऊपर हम वाक़ई, माँ तो मेरा ख़्याल है कि वो ना उस वक़्त सोच रही होती है कि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो भी रहा होगा, और इतना ज़्यादा आप फ़ोकस हुए हुए होते हो बच्चे के ऊपर ही। लेकिन माँ को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। एक तो फ़िज़िकल फ़ायदे तो हैं ही, जिसमें कि मेडिकली जो है आपको बहुत सारे कैंसर से आप बच रहे होते हो, या आपकी रेट ऑफ वो कैंसर होना आपकी लाइफ में बेहतर हो रहा होता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज़ का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, यानी आपके जो सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उन सब के कैंसर से आप बच रहे होते हो। और इसी तरह से ओबेसिटी को भी बेहतर करता है। और हुँ। ये चीज़ तो मैंने भी खुद से बल्कि देखी थी कि जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो उसको मुझे सप्लीमेंट देने पड़े थे और मुझे लगा था कि मेरा वेट उसकी वजह से घटना कम हो गया था। और जब मेरी बिल्कुल, दूसरी बेटी थी उसको मुझे बिल्कुल कोई सप्लीमेंट नहीं देना पड़ा और जब उसने ख़त्म कर ली अपनी ब्रेस्ट फीडिंग तो खुद ब खुद मेरा वेट ख़त्म हो गया और मैं हैरान परेशान कि ये हुआ क्या है? क्योंकि बिल्कुल, मुझे उस वक़्त तो वाक़ई में एक वही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी बहुत इमोशनल भी होती है, कुछ हार्मोन्स का ताल्लुक होता है, कुछ जज़्बातियत भी बढ़ जाती है और फिर नींद बिल्कुल, की कमी होती है जैसे आपने कहा, तो उसकी वजह से आपके ज़हन में उस वक़्त सोचना-समझने की सलाहियत पे भी असर पड़ रहा होता है कि आपको लगता है कि जो कोई कुछ कह रहा है बस कर दो, कि बस मुझे बिल्कुल। सोने को मिले और बच्चा चुप कर जाए और बच्चा अलग सो जाए। तो इसका जो फ़ायदा है वो तो आपने बताया ही, लेकिन मेरा ख़्याल है कि माँ भी जो हमारे मीडिया में और आम जो तासुर है वो ये है कि अगर आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया या आपका दूध नहीं है काफ़ी लग रहा या आपको बार-बार बच्चे को पिलाना पड़ रहा है, तो ये माँ जो है ये नाकाम हो गई है उसको ब्रेस्ट फीड कराने में। तो ये इस नाकामी की जो कैफ़ियत होती है उन हालात में जब आप वैसे भी बहुत जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हो और आप जज़्बातियत में आ जाते हो कि भई हाँ, भई मैं तो बहुत बुरी माँ हूँ, मैं तो नाकाम हूँ। मैं खुद रोई हूँ मतलब इस बारे में। तो मैं बिल्कुल इस बात से और बिल्कुल
एक एक पहाड़ सा होता है आपके सर के ऊपर कि आपने ये करना है, और उस पे ज्यादा अफसोस बात तो इस बात का है कि लोग उस चीज को वो कहते रहते हैं, और शायद वो किसी उनकी नीयत जो भी ठीक हो, लेकिन आपके ऊपर जिसका असर पड़ता है उसकी वजह से बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। वो फिर एक साइकिल होता है कि जब मेरी सास थी, मुझे पता है, मुझे याद है वो कह रही थी कि भाई बेटा स्ट्रेस लोगी तो कैसे होगा, स्ट्रेस नहीं लो। लेकिन साथ साथ ही आपको बातें भी परेशान करने वाली सुनने को मिल रही होती हैं, तो आप दिमाग में होते हो कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि उस वक्त आप करो तो क्या करो। तो उसकी वजह से फिर कई माएँ जैसा फॉर्मूला के उसमें कहती हैं भाई अस्पताल में ही उन्होंने फॉर्मूला देना शुरू कर दिया तो हम भी घर पे दे दें। और बिल्कुल। बल्कि ये तो मतलब यहाँ पर भी, और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है काफी है, यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पे तो फॉर्मूला की कंपनीज जो हैं वो बाकायदा आपको सैंपल्स के साथ घर भेजती हैं। और बिल्कुल। और आपकी जो तालीम होती है जो कि दूध नॉर्मल पिलाने की जो हमारे पे, तो उसके बारे में कुछ अस्पतालों में यहाँ पर सहूलत है, लेकिन जैसे मेरी छोटी बेटी जो थी वो छोटी जगह पैदा हुई थी, वहाँ अस्पताल पे इतना बड़ा नहीं था। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट एक पीडियाट्रिशियन था जिसने की हुई थी, पढ़ाई की हुई थी, लेकिन उसने वो बाकायदा लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं था, मगर वो सबको थोड़ा बहुत एडवाइस देते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बड़ी बेटी का तजुर्बा था, तो मुझे बिल्कुल। अपनी छोटी बेटी के टाइम पर तो मैं खुद हर चीज के लिए तैयार थी। मेरे अस्पताल के बैग में जो चीजें थी ना, वो मुझे सारी जो है ना इधर फ्रिवोलस चीजें जिनको जो लोगों की लिस्ट में होती है ना, उनमें उनकी बजाय वो चीजें थी जिनका मुझे पता था कि मुझे ये इस्तेमाल करनी है। मेरा ब्रेस्ट फीडिंग पिलो मेरे साथ था, मेरी बिल्कुल। निपल क्रीम मेरे साथ थी, हर चीज। और मैंने उसका इतना फायदा नोट किया कि मेरी खुद भी मैं अच्छे स्पिरिट्स में थी। मतलब कि जब बच्ची पैदा भी हुई है दूसरी, तो पैदाइश के फौरन बाद जो है उसकी जब डॉक्टर भी आई तो मुझे देखी थी, तुम्हें तो लगता नहीं कि तुमने बच्चा पैदा किया। मैंने कहा भाई, क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा ऐसा था कि मैंने उसके इससे इतना सीखा कि मैंने कहा इस दफा मैंने जो है हर चीज की तैयारी समझ के पढ़ के जानी है, और अज्यूम नहीं करना कि मुझे हर चीज आती है। लेकिन बिल्कुल। हर किसी के पास ना तो ये इल्म होता है, ना ये समझ होती है, ना ये वसाइल होते हैं कि वो इस तरह से कर सकें, इस तरह से समझ सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। और ऊपर से जो शौहर हजरात होते हैं, मेरा ख्याल है उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि वो आपको क्या बताएं, क्या करें। और आपको भी लगता है कि आप उस दुनिया में अकेले हो और एक जंग लड़ रहे हो इसके खिलाफ जो बिल्कुल। करते हुए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जब ये प्रैक्टिस, ये तो बहुत काबिल तहसीन बात है कि आपने खुद से इसकी पूरी एक डिग्री अलग से ली, पढ़ाई की, और इसमें वो जाना जो हम आम लोग नहीं जानते, जो बहुत आपने मुफीद बातें बताई। लेकिन इसके साथ साथ आप जो मरीज देख रही हैं आजकल खास तौर पे, और मैंने देखा पाकिस्तान में तो जो है यहाँ पर भी लोगों को नहीं पता, अमेरिका में भी लोगों का इल्म काफी कम है इस मामले में। तो आपका जो ऐसे चंद एक सवालात कैसे हैं कि ऐसे चंद सवालात का जिक्र करें जो आपको आम सुनने में आते हैं, और उनका इन सब सवालात का सुनने वालों को बताती जाऊं कि मैं हमेशा हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो अगर आपने एक खास स्पेसिफिक सवाल के बारे में सुनना होगा तो मैं उसका नीचे लिंक दे दूंगी। लेकिन आप जरा आप मुझे बताइए, सबसे पहला तो यही होता है कि भाई जब पैदा हो जाता है बच्चा, तो फिर माँ को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए दूध के मामले में? जब जो ही आइए, मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ क्योंकि सी सेक्शन कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है थोड़ा डिफरेंट। तो हम नॉर्मल डिलीवरी जी। की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या होता है। जी, ठीक है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बर्थ के बाद जो है वो एकदम से आपके ऊपर इतने सारे प्रेशर्स आ रहे होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक स्ट्रेस में और स्ट्रेसफुल उसमें सिचुएशन में आ जाते हो कि आपको लगता है कि बस अब मेरा दूध जो है वो पता नहीं कि मैं काफ़ी हूँ या नहीं, या मेरी सप्लाई काफ़ी है या नहीं, या बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा। और फिर वही आपने कहा कि जैसे एक स्ट्रेस का एक साइकिल बन जाता है और उस साइकिल में आप एक दफ़ा डीप डाउन घुस जाते हो और उसमें से निकलना इतना मुश्किल है। और ये हम बात करेंगे कि स्ट्रेस जो है वो आपकी सप्लाई को और आपकी ब्रेस्ट मिल्क को कितना इफ़ेक्ट करता है और उससे आपकी सप्लाई कितनी कम हो जाती है। और वही चीज़ है कि बस फिर उसके बाद फिर आपको सब कह रहे होते हैं और सब आपकी अपनी तरफ से हेल्प कर भी रहे होते हैं, लेकिन आप क्योंकि राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हो और आपको हम्म। लगता है कि एज़ अ मदर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर आप एक क्या कहना चाहिए कि एक डाउनवर्ड उसमें चल पड़ते हो कि आपको हम्म। नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक होगा। तो ये बिल्कुल होता है और बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं जो कि माएँ अक्सर मैंने देखा है कि, और मैं खुद भी इस चीज़ के थ्रू गुज़री हूँ और मैंने देखा है कि बहुत सारी मदर्स का कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि एक कॉमन पैटर्न की तरह आती हैं हमारे पास। तो एक तो बहुत शुरू में जैसे आपने कहा कि फर्स्ट
फ्यू डेज या फर्स्ट डे ही कह लें, तो जो पहला सवाल होता है वो होता है कि आपने सुना भी होगा बहुत कॉमनली कि जी दूध आया ही नहीं या दूध उतरा ही नहीं कभी, या वो फीलिंग ही नहीं आई और इस वजह से फीड नहीं कर सके। तो उसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सुन के जो है बहुत लोग हैरान होते हैं, लेकिन पहले 24 घंटे में बच्चे को 1 आउंस टोटल चाहिए होता है पूरे 24 घंटे के अंदर। और और ये बात 1 आउंस समझे कि मतलब 30 ml जो होता 30 है, ml, तीस बिल्कुल एम एल 30 बराबर होता है। सीसी। जी। जी। और वो जो है 30 सीसी जो है वो इतनी छोटी सी अमाउंट है कि उसको सोच के इंसान हैरान हो जाता है, क्योंकि बहुत दफा मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में बच्चे मतलब माओ को, आई मीन एक्सक्यूज मी, बच्चों को 1 से 2 आउंस पर फीड तो ऐसे ही दे दिया जाता है। तो जब वो पैदा होते हैं तो उनको आधा से 1 आउंस तो जरूर दिया जा रहा होता है फॉर्मूला का, अगर वो मतलब कि इस चीज की नॉलेज ना हो या पहले से डिस्कशन ना हुई हो, खासतौर पे यहाँ यूएस में तो डेफिनेटली, लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे पता है इस बात का कि ये हो जाता है, फॉर्मूला दे दिया जाता है। तो उसमें ये है कि पहले तो ये बात हो जाए कि 1 आउंस टोटल अगर है तो इसका मतलब है कि बच्चे का पेट बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट, यानी कि 5 सीसी, 3 सीसी, 3 से 5 सीसी ले लेके बच्चा हर फीड पे ले रहा होता है। दूसरी चीज ये है कि, तो एक चीज तो ये हो गई कि दूध आया नहीं, ये बात जो है पहले समझें 24 टू 48 आवर्स में, यानी 1 से 2 दिन तक ये फीलिंग आपको रहेगी कि आपका दूध नहीं, क्योंकि वो आपको आप फील नहीं कर सकते हैं लेकिन बच्चा ले रहा है क्योंकि वो इतनी छोटी क्वांटिटी है। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप जितना बच्चे को फीड करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपने मिल्क बनाना है। तो यहाँ पर एक सेकंड सवाल बहुत जरूरी आ जाता है कि जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि जी मुझे ऐसे लगता है, या लोग इर्द गिर्द वाले भी, अगेन मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है लोगों के ऊपर, कि जहां पर ये कहा जाता है कि जी बच्चा बार बार उठ रहा है, बच्चा बार बार रो रहा है, इसका पेट नहीं भरता, इसका माँ के दूध से पेट नहीं भरता। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा मैंने बहुत डिफरेंट कल्चर्स में देखा है, यहाँ पर भी देखा है, पाकिस्तान में भी देखा है कि इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और ये कि इसका पेट भरना चाहिए ताकि ये आराम से सो जाए। अब होता ये है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इतनी एक जैसे कहते हैं ना मेड टू ऑर्डर चीज है बच्चे के लिए, कि उसमें उन्होंने कि हर फीडिंग पे एग्जैक्टली वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और सारी चीजें हैं जो बच्चे को चाहिए। दूसरा ये है कि वो बच्चे के पेट के लिए एक बहुत ही स्मूथ और इजी चीज है, तो वो डाइजेस्ट हो जाती है विद इन 30 से 45 मिनट तक। तो उसमें ये होता है कि अब अगर 45 मिनट्स के अंदर अंदर बच्चे का खाना डाइजेस्ट हो गया है तो बच्चा उठ जाएगा और वो और ज्यादा दूध मांगेगा। तो वो हमें ये लग रहा होता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, जबकि बच्चा जो है वो बिल्कुल वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। तो वो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इस चीज को समझना कि बच्चा पहले हफ्ते में तो, या पहले 2 हफ्ते कह लें, एटलीस्ट 8 से 14 दफा बच्चा उठता है और फीड करना चाहता है। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बाजुकात बहुत ही मतलब मुश्किल लग रहा होता है इस बात को समझना कि समझना। बच्चा, यानी कि अगर 8 से 14 दफा फीड कर रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम हर 2 घंटे पे बच्चा फीड करना चाह रहा है, 1.5 से 2 घंटे पे। तो इसका मतलब तो फिर यही है कि अगर आपको, कि ये बात जो है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, ये बात नहीं है। वो बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती निजाम है कि वो आपकी ब्रेस्ट मिल्क को रेगुलेट कर रहा है, वो आपकी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है। तो इस वजह से इस चीज को समझना कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, ये बात बिल्कुल वो है। तो ये तो एक बहुत कॉमन चीज है जो कि मैंने देखी है, और इसी वजह से बहुत सारी माएँ फॉर्मूला के ऊपर सप्लीमेंट करना शुरू करती हैं ताकि इस प्रॉब्लम को वो उनको डील ना करना हो, या वो मसला हल हो जाए किसी तरह से। और मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत अहम बात है, इस बारे में भी लोग बहुत कहते हैं कि भाई माँ को सुलाना है, सोने देना है, तो चलो वो सो रही है तो पीछे से उसको फॉर्मूले दे देते हैं बच्चे को, तब तक माँ सो जाएगी 1 घंटा 1.5 घंटा।
तो उसके बारे में मुझे इस बारे में भी मतलब पहली दफा नहीं, सेकंड टाइम तो खैर उतना मसला नहीं हुआ, लेकिन मैंने अक्सर सुना है और भी दोस्तों वगैरह से भी कि वो ये कहते हैं कि भाई हम रात के वक्त जो है बार बार उठने की बजाय हम एक बोतल फॉर्मूले की दे देते हैं और फिर वो बच्चा आराम से सोता रहता है। तो इसके बारे में आपका ख्याल में ये कैसा है, ये इस चीज से क्या फर्क पड़ता है माँ के ऊपर भी और ब्रेस्ट फीडिंग पर भी? बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि वाक़ई ऐसा होता है। और ये कि ये एक बहुत ही सुनने में ऐसा लगता है कि जी 1 बॉटल, 1 फीडिंग तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और 1 फीडिंग दे भी दी और माँ ने समझें कि वो 4 से 5 घंटों का स्ट्रेच सो लिया, तो बहुत अच्छी बात है कि माँ की नींद भी हो गई और बच्चे ने फीड भी कर लिया। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि आप बेसिकली समझें कि वही कि आप 4 से 5 घंटे दे रहे हो जिसमें कि माँ ने बच्चे को फीड नहीं किया। तो हम्म। वो एक ऐसा टाइम है कि फिर उससे स्पेशली ये जो शुरू के समझें कि पहले 4 से 6 हफ्ते होते हैं, ये बहुत अहम होते हैं। यही टाइम है कि जिसके अंदर आपकी माँ जो है जितनी दफ़ा फीड करेगी बच्चे को, उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा आप कामयाब होगे इवेंचुअली ब्रेस्ट फीड करने के लिए। तो हम्म। वो चीज़ जो है ये है कि उस वक़्त उस वो नींद वाक़ई वो मैं समझती हूँ कि वो नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। हम्म। लेकिन ये एवरी 2 टू 3 आवर्स वाली जो फीडिंग्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और उन उन कुछ घंटों के लिए आपको उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और फीड करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी आपको ये बता सके कि मैंने और दूध बनाना है। और होता वही है कि फिर अगर आप कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार इस तरह से होता जाए कि एवरी नाइट आप एक-एक बोतल फ़ॉर्मूला की देते जाओ, तो उसमें हो ये रहा है कि फिर से वही स्ट्रेचेज़ आते जा रहे हैं कि जिसमें आप नहीं फ़ीड कर रहे हो बच्चे को, और आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बॉडी जो है, वो फिर आपको कहती जाती है कि आप कम दूध बनाते जाओ। तो फिर हम्म। उससे फिर इवेंचुअली जो है ज़ाहिर है, फिर आपकी फ़ीडिंग इफ़ेक्ट होती है। और बच्चे की जो दूध की भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी तब्दील होती रहती है। जो मैंने जितना देखा था कि भाई दिन के वक्त, सुबह के वक्त उसको मुख्तलिफ तरह का दूध चाहिए होता है जो आपका जिस्म कुदरती तौर पर पैदा कर रहा होता है। और शाम के वक्त उसका उसकी अंदर फैट और जो चिकनाई की मिकदार होती है उस पर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उसका वो आपका जिस्म भी इस बात को देख रहा होता है कि बच्चा जो है उसको भी कितनी चाहिए, उसको कितनी जरूरत उसकी कितनी है, और उसके हिसाब से वो मिनट ब मिनट उसकी आपका फीडबैक चल रहा होता है, जिसको हमारे जिस्म में अल्लाह मियां ने सिस्टम रखा है कि कोई भी चीज ज्यादा और कम ना हो, बिल्कुल ठीक हो। और बिल्कुल। फॉर्मूला में ये वो नहीं होता। फॉर्मूला का तो बल्कि बहुत बेतहाशा कूपन्स मुफ्त के मेल में आ रहे होते हैं यहाँ पे कि भाई लेना है $5 ऑफ ले लो, $10 ऑफ ले लो। और कई जो गरीब जो थोड़े होते हैं या थोड़ा जिनको ज्यादा समझ नहीं होती है और उनके पास ज्यादा नो हाउ नहीं होती, वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है भाई, फॉर्मूला मिल रहा है, आराम से बोतल में पिलाओ और सो। लेकिन वही बात है कि एक दफा शुरू में जो मेहनत है उसका आपको फायदा बहुत लंबे अरसे तक होगा। और ये मुश्किल है समझना, लेकिन करके ही आपको एक अंदाजा होता है, जो कि मैंने बहुत फर्क मुझे भी लगा था दोनों बच्चों में कि जब आप एक दफा सिस्टम शुरू हो जाता है सेट, तो फिर आपको वो ऑटो पायलट पे ही चलता है। फिर आपको जो है बच्चे को बस देखना है, उसने पीना, अच्छा ठीक है, खुद ही वो बच्चा भी उसका भी आप खुद से अपनी मर्जी उस पर डालने की बजाय आप बच्चे की मर्जी से अगर चलें, तो आपके जिस्म को भी अंदाजा हो जाता है कि भाई अब बच्चा जो है वो उसको अब चाहिए, चलो इस वक्त इतना चाहिए। और उसी टाइम पे फिर वो शुरू का वक्त मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू में आपके जिस्म को नहीं पता और बच्चा भी अपना अभी सिस्टम बना रहा होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब एक तरह से उनकी तरतीब में आ जाती है हर चीज, और हर चीज अपनी जगह पर बैठ जाती है, तो फिर आपके लिए भी आसानी हो जाती है और बच्चे को भी, और बिल्कुल। फिर आपको भी पता होता है कि क्या। तो अगर हमने सप्लीमेंट अगर देना हो रात में, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई शुरू में जब आ रहा है दूध और अगर ज्यादा आ रहा है या उस वक्त आपके जिस्म को नहीं पता, तो अक्सर जैसे मुझे भी फील होता था कि आप एक तरह से फीड करा रहे हो और दूसरी तरह से लीक कर रहा है, और अक्सर लोग उसको दूध को कैच करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर बच्चा सो रहा है तो उसको वो दूध पिला दें। तो क्या ऐसा करना ठीक है या ऐसे करना चाहिए, या इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जी, बिल्कुल। तो ये है कि एक तो बिल्कुल ऐसे है कि शुरू के जो वीक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें ये होता है कि वाक़ई ये है कि आपने जैसे कहा कि एक दफ़ा जो है ना जैसे गाड़ी चल जाए तो बस फिर चल जाती है, और हम्म। उसको लेकिन शुरू के वो जो हफ़्ते हैं और शुरू की जो मेहनत है, और नॉट टू मेंशन जैसे आपने कहा कि मतलब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसका कि अम,
फॉर्मूला जो है वो मैं तो मतलब हैरान होती हूँ देख-देख के कि फॉर्मूला की प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान जो है वो कूपन्स और सब चीज़ों के बावजूद भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक इन्वेस्टमेंट है एक तरह की कि अगर आपने हुँ, शुरू में एक अच्छी मेहनत और इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर लिया है, तो आगे फिर बेहतरी होती है। दूसरा ये है कि क्यूज़ जैसे कि आप कह रही थी कि बच्चे को फ़ॉलो करना, बच्चे की नीड्स को देखना। तो ये कि ये हमारे उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए स्केड्यूल पे डालने की बहुत कोशिश करते हैं। जो कि हुँ, मैं समझती हूँ कि कुछ ज़ाहिर है इंसान ने अपनी आसानी भी देखनी होती है, सब कुछ करना होता है। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि हर चीज़ को वक़्त दें। वक़्त के साथ स्केड्यूल भी डेवलप हो जाता है, वक़्त के साथ रूटीन भी आती है। शुरू का जो समझें कि पहले 6 हफ़्ते हैं, उसमें आपने ये नहीं सोचना कि बच्चा कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे जाग रहा है, कितने बजे सो रहा है, इसको पूरे 3 घंटे के बाद ही फ़ीड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हुँ, ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने देखा है कि ये 3 घंटे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्सेशन होती है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। कुछ इर्द-गिर्द वाले भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो हुँ, ये 3 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो नंबर हमने पकड़ लिया है, इसको हमें थोड़ा-सा जो है ना वो ब्रेक करना है। अम, हुँ, कभी जी, बच्चा जो है बस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे कि आपने कहा, कभी जो है बच्चा आधे घंटे के बाद फ़ीड करना चाहता है और कभी वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने घंटे के बाद फ़ीड करना है लेकिन सिर्फ़ 5 मिनट के लिए फ़ीड करना है। कभी हुँ, वो कहेगा कि मैंने डेढ़ घंटे के बाद करना है लेकिन 30 मिनट के लिए फ़ीड करना है। तो अच्छा, वो हमें लग रहा होता है कि ये पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन बच्चा और ये जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो आपकी बॉडी से उस वक़्त बच्चा कौन-सा दूध ले रहा है, किस टाइप का दूध ले रहा है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, उसमें कितना फैट कंटेंट है, क्या नहीं है, वो हमें नहीं पता। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर होती है। इसी तरह से कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं कि जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ीड कर रहा होता है। वही जैसे कि मतलब समझें आपको लग रहा होता है कि जैसे हर 10 से 20 मिनट के बाद बच्चा फ़ीड करता जा रहा है, करता जा रहा है। ख़ास तौर पे शुरू के कुछ हफ़्ते और स्पेशली आपको शायद याद होगा लेकिन इवनिंग टाइम्स पे हुँ, बच्चा जो है जिसको हम क्लस्टर फीडिंग कहते हैं, वो बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो हुँ, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तरीका है कि बच्चा जो है आपकी ही सप्लाई को बढ़ा रहा होता है और आप ताकि अगले कुछ हफ्तों में आसानी पैदा हो जाए। तो हुँ, वो जो चीज़ है कि क्लॉक को फ़ॉलो करना, बेबी को ना फ़ॉलो करना, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे वक़्त लगेगा लेकिन ये कि आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आए कि वो इस चीज़ को समझें कि हमें बेबी को देखना है और वक़्त के हिसाब से नहीं चलना। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जो आप कह रही थी कि अगर इस तरह से हो, तो बिल्कुल अब जो है बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स और चीज़ें आ गई हुई हैं जिसके थ्रू एक्चुअली आप जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है, जो कि आप एक अगर साइड से फीड कर रहे हो, तो दूसरी साइड से शुरू में लीकेज भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कलेक्ट किया जा सकता है। हुँ, और बाद में हम इस बारे में बात भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन-कौन से इक्विपमेंट्स हैं, हम उनके लिंक्स भी दे सकते हैं। जिसको कि इंसान जो है ना, वो बगैर पंप का इस्तेमाल किए आप एक्स्ट्रा मिल्क को कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये मैं वाक़ई समझती हूँ कि ये एक बहुत ही कीमती चीज़ है, लिक्विड गोल्ड है जिसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बना रहे हो और एक्स्ट्रा लीकेज हो रही है तो आप उसको कलेक्ट करो। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें सप्लीमेंट अगर आपने करना है या अगर आपको थोड़ी देर के लिए उस वक़्त ब्रेक चाहिए कि बच्चे ने अभी फ़ीड किया है और आधे घंटे बाद 3 घंटे बाद उसको फिर फ़ीड की ज़रूरत हो रही है। अगर आप उस वक़्त नहीं फ़ीड कर सकते हो, तो आप कप फ़ीडिंग के ज़रिए बच्चे को वही मिल्क दे सकते हो जो कि आपने कलेक्ट किया था और फिर दूसरी चीज़ जिसमें कि हम बॉटल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बॉटल से भी आप ब्रेस्ट मिल्क को सप्लीमेंट कर सकते हो हुँ, और लेकिन उसके लिए मैं ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि पहले आपकी अपनी ब्रेस्ट फ़ीडिंग का जो रिलेशनशिप है, हुँ, वो एक अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए और उसके बाद आप जो कि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी बॉटल की आदत करा दी जाए। हुँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो भी और ब्रेस्ट फीडिंग मेडिसिन वाले भी ये कहते हैं कि 3 हफ्ते
तीन कम से कम बच्चा 3 हफ्ते का हो, जब तक कि आपका बच्चे के साथ एक ब्रेस्ट फीडिंग का जो ताल्लुक है वो सॉलिडिफाई हो गया है, आपकी सप्लाई एक लेवल तक आ गई है, बच्चे को समझ आ गई है, बच्चा लैच कर रहा है, उसके बाद फिर आप बॉटल के जरिए भी दे सकते हैं वही मिल्क। ये भी बहुत अहम है क्योंकि मुझे याद है मैंने अपनी छोटी बेटी के टाइम पर वो तकरीबन 3 महीने की हो चुकी थी और जब मैंने काम पर जाना था और मैंने उसको बोतल कभी दे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं घर पर थी। तो जब पहले दिन जब मैं उसको काम पर गई तो पीछे से वापस आई हूँ तो मेरी नैनी हैरान परेशान कि इसने पूरे दिन में एक बोतल नहीं पी और ये पी नहीं रही। फिर उस वक्त हम कोई पता नहीं कोई 5-6 मुख्तलिफ बोतलें जाके ट्राई की कि कौन सी इसको पसंद है, फिर फाइनली उसको एक पसंद आई। तो वो भी बिल्कुल, एक स्ट्रेसफुल टाइम था। तो मेरा बिल्कुल, ख्याल है कि दोनों चीजें देखनी चाहिए कि सहूलत भी होनी चाहिए मगर उसका भी एक वक्त होता है। और आप बिल्कुल ही पैदा होने के फौरन बाद जो होती हैं निपल्स वगैरह, उनकी बजाय आप जरा ये वक्त देखेंगे, आपका एक बॉन्ड बन रहा है बच्चे के साथ, एक ताल्लुक बन रहा है। और क्योंकि जो ब्रेस्ट की जो निपल होती है वो तो बहुत चेंज करती है, बच्चा उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, उस वक्त वो छोटा होता है। लेकिन जब बिल्कुल, वो बड़ा होता है तो फिर उसके लिए वो उसको करना जो है मतलब जो आर्टिफिशियल होती है, फिर उसको फर्क तो आई थिंक पता चल ही जाता है। और साथ में फिर वो उनमें दोनों में वैसे भी फर्क होता है, वो माँ वाली बिल्कुल, निपल वाली बात नहीं होती। तो बिल्कुल। इसमें एक और बहुत अहम जो मेरा ख्याल है एक हम मजीद इन मुश्किलात की अलग एक बात करेंगे तफसील से, लेकिन एक बात जो है कि जब माँ शुरू करा रही होती है तो माँ के लिए उसको तकलीफ होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर करते हुए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा इसका अंदाजा है कि मैंने कहा आपसे भी पूछूं कि आपको ये जो लोगों से सुनने को मिलता है कि जैसे मुझे मेरी अम्मा ने कहा था कि हाँ हाँ खून भी निकलता है, सब क्रैक होता है, सब कुछ होता है, जब दर्द होती है बर्दाश्त करनी होती है। तो क्या ऐसा सही है या ऐसा सोचना सही बात है या इसके पीछे कुछ और मुहरकात होते हैं? सो एक हद तक सही भी है और नहीं भी है। तो सही इस तरह से है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं तो एक तो ये कि ज़ाहिर है स्पेशली जब आपका पहला-पहला एक्सपीरियंस होता है तो किसी को भी आदत नहीं होती है और आपको नहीं पता होता है कि क्या सेंसेशन होगी, क्या फीलिंग होगी। तो एक हम्म। तो मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि हर एक का पेन का टॉलरेंस लेवल फ़र्क होता है। तो हो सकता है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो और किसी और के लिए उतना ज़्यादा ना हो। लेकिन एक सर्टेन हद तक पेन होना नेचुरल है। पहले कुछ हफ्तों में हम्म। ब्लीडिंग होना, क्रैक होना, ये सब चीज़ें भी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं जिनके निपल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ में उतनी नहीं होती हैं। और फिर उनके लिए जैसे कि आपने कहा कि निपल क्रीम्स हैं, निपल बटर होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और शुरू से ही माँओं को पता होना चाहिए कि वो ये यूज़ कर सकती हैं ताकि उनके लिए थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट लेवल उनका बेहतर हो। एक लेकिन एक एक इसी में मैं कहूँ कि मैंने, क्योंकि ये जो निपल बटर वाली बात है ना, इसका मुझे इसलिए भी ख्याल है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरी एक फैमिली में हुई थी इस तरह के, मतलब वो उसकी उसके हालांकि दूसरा बेबी बेबी है, था। लेकिन वो उसको वो बेचारी इतनी परेशान हुई हुई थी कि उसको बार बार दर्द हो रही थी और उसको समझ नहीं आई थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम ऑलिव ऑयल लगाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल, भी उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई और नहीं है क्रीम, मैंने उसको बताई, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में वो क्रीम वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी मेरे नहीं ख्याल कितना है, मुझे नहीं मालूम। जी, लेकिन ऑलिव ऑयल अगर आप जिस तरह से सबसे अच्छे वाला जो सलाद में डालने वाला जो होता है, जो अच्छे वाला होता है, वो बिल्कुल। आप उसके ऊपर मसाज कर दें निपल के ऊपर, ताकि वो उस एरिया को हील होने में मदद दे। ये मैंने कहा बिल्कुल। ये टिप जरूर मेंशन करूं क्योंकि और लोग भी सुन रहे हो तो शायद उनको भी इसका फायदा हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कि आप वो लगा मतलब वो शुरू की जो पेन है वो तो डेफ़िनेटली जो है कुछ एक्सपेक्टेड है और कुछ वक़्त के साथ-साथ बेहतर होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर पेन आपकी पर्सिस्ट कर रही है यानी कि लगातार पेन चल रही है, कुछ हफ़्ते गुज़र गए हैं और आपको फिर भी लग रहा है कि ये हर दफ़ा जब बेबी लैच कर रहा है तो ये एक बहुत ही तकलीफ़देह प्रोसेस है और आपके निपल्स ब्लीड कर रहे हैं, आपको सोर्स हो रहे हैं, ज़ख्म बन रहे हैं, हम्म। तो फिर इसका मतलब ये है कि बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि आप ये समझें कि आप एक जंग पे निकले हुए हैं और आपने ये दर्द बर्दाश्त करनी ही है। हम्म। क्योंकि ज़रूर फिर इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि मेडिकली फिर देखनी पड़ती है कि क्या बच्चे की लैच में कोई फ़र्क है या आप की पोज़ीशनिंग में फ़र्क है, जो कि बहुत सारी फिर डीपर डिटेल्स आ जाती हैं हम्म। कि ये फ़िगर आउट ये पता करना कि आखिर क्यों है कि ये फीडिंग का प्रोसेस जो है उसमें ज़रूर कोई चीज़ है जो कि डिफ़िकल्ट है जिसकी वज़ह से ये हो रहा है।
और मतलब उस मकसद के लिए तो फिर आपको अपने डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए और उनसे रुजू करके बिल्कुल। देखना चाहिए कि आपको उसमें क्या एक मसला हो रहा है। एक और भी आम जो इसमें, अब मुझे लगता है कि ये वो सारे मौजूआत ऐसे हैं जिन पे हम एक्स्ट्रा बाद में बात कर सकते हैं मजीद, जी। लेकिन ये फीड कराने का पाकिस्तान के हवाले से मैं सी सेक्शन बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि होता है, और अक्सर उसकी वजह से अब बाकी सब कुछ अगर ठीक भी हो और वैसे सी सेक्शन हो गया, बच्चे अब लेके घर आ गए हो, तो अक्सर माओ को ये नहीं मालूम होता कि आप फीड कराने का वो जो एक पोजीशन होती है उस पे भी फर्क, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। और ये तो बिल्कुल। मेरे लिए आई ओपनर था। मतलब मैं पहली दफा जो मेरी बिल्कुल। हक्का बक्का रह गई थी, जब जब बेटी हुई थी बड़ी वाली, तो उसकी जब लैक्टेशन कंसल्टेंट जो थी उसने क्या कहा कि तुम इसको इस तरह पकड़ के करो। मैं कहा हैं ये कौन सा तरीका है पिलाने का? तो मैंने तो कभी मूवियों में ड्रामों में अम्माओं को कभी ऐसे पिलाते देखा नहीं, दिखा और नहीं। मतलब बिल्कुल। किस तरह आप ये कर सकते हैं। लेकिन उससे इतना फर्क पड़ा, और मैंने दूसरी बेटी के साथ ऑटोमेटिकली वो किया, और उसको बिल्कुल। बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं, मतलब उसको वो तो फटाफट फ्लो में उसने फौरन से लैच भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन मैंने यही चीज फिर अपनी उसको भी फ्रेंड को भी बताई, तो उसने भी जब ट्राई किया तो उसको भी उसका फर्क लगा। लेकिन ये इतनी आसान, इसके ना कोई पैसे ना, ये सिर्फ इल्म है और बिल्कुल। जिसकी बिल्कुल। आगाही है, जो आपको पता हो, तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और ये मैं तो मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला मेरा अपना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। पोजीशन का भी जरा आप बताना चाहिए, मतलब ब्रीफली बता दें हम इस बारे में, और भी बात करेंगे बाद में, लेकिन जी। उससे भी बिल्कुल। फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये कि मैंने है कि बाज़-औक़ात माएँ जो हैं वो बेसिक सिर्फ़ जो है ना, क्योंकि वही आपने खुद भी नोट किया होगा कि आपने अपने पहले और सेकंड बेबी में फ़र्क, जो एक बहुत बड़ा फ़र्क था, वो आपके लिए एक्सपीरियंस का था, और उसमें जो है आप में ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस भी आ गया भी था, और आप खुद से इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील करता है कि भई मुझे ये एक प्रायर नॉलेज है, मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन है और मैं ये चीज़ बेहतर कर सकती हूँ। तो हम्म। वो पहले तो, सबसे पहले तो वो ही नॉलेज होना या एतमाद होना इस चीज़ के ऊपर, वो सबसे पहले तो वो ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने देखा है कि बाज़-औक़ात माएँ इतनी ज़्यादा वो परेशान होती हैं और बस सारा फ़ोकस ये होता है कि बस किसी तरह बच्चा फ़ीड कर ले, तो वो बहुत दफ़ा माएँ बेचारी बिल्कुल जो है ना, पूरी तरह से एक अजीब से पोस्चर में होती हैं, हम्म। और उन्होंने ना, जैसे आपने मेंशन किया था, ब्रेस्ट फीडिंग पिलो होता है, डिफरेंट तकिए उन्होंने डिफरेंट जगहों पर पोज़ीशन किए होते हैं कि ताकि माँ कंफर्टेबल फ़ील करे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि माँ बैठते हुए ये फ़ील करे कि वो किसी तकलीफ़ में नहीं है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अज़ियत का टाइम नहीं है। तो हम्म। सबसे पहले तो आप अल्टीमेटली जो भी ब्रेस्ट फीडिंग पोज़ीशन यूज़ करें, लेकिन उससे पहले माँ खुद कंफर्टेबल फ़ील करे। हम्म। और ये चीज़ मैंने भी बहुत एक तो अपने पेशेंट्स के साथ और खुद भी पढ़ के और सीख के समझा, और दूसरा एक्सपीरियंस के साथ भी समझा कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी जब मैं हम्म। अनकंफर्टेबल होती थी, और उसकी वजह से फिर जब आप स्टार्ट ही डिस्कम्फर्ट से कर रहे हो, तकलीफ से कर रहे हो, तो फिर ऑटोमैटिकली हर चीज़ ही उसके बाद फिर इफ़ेक्ट होती है। आपकी दूध नहीं आ रहा होता, बच्चा क्रैंकी हो रहा होता है, बच्चा रो रहा होता है, वो सब चीज़ें। हम्म। तो डेफ़िनिटली ये कि माँ का रिलैक्स्ड होना और अच्छी पोज़ीशन में होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, और बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप कौन-सी पोज़ीशन यूज़ कर रहे हो। ना सिर्फ़ इसमें कि अगर आपने कि आपका मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या था, वैजिनल डिलीवरी थी, सी सेक्शन था, आपको स्टिचेज़ लगे हुए हैं, आपकी कहाँ पे इंजरी है, कहाँ पे हम्म। पेन है, वो तो डेफ़िनिटली है। और इसके अलावा फिर ये भी होता है कि आपका, आपके ब्रेस्ट्स का साइज़ क्या है, आपका निपल का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से बच्चे के लिए और आपके लिए कौन-सी पोज़ीशन सबसे अच्छी है। तो कुछ 3-4 पोज़ीशंस, और फिर उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर दे देंगे ताकि हम्म। लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन कुछ कॉमन पोज़ीशंस हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ़ जैसे सुनती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली ये क्या पोज़ीशंस होती हैं और इससे क्या-क्या फ़र्क होता है। लेकिन हम्म। एक बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन पोज़ीशंस जो होती हैं वो क्रेडल और क्रॉस क्रेडल पोज़ीशंस होती हैं, जो कि आपने, वो ऐसी पोज़ीशंस हैं जो कि हमने सबने देखा हुआ है, मोस्टली माँओं को करते हुए ड्रामों में, असल ज़िंदगी में, हर जगह पर लोग हम्म। ज़्यादा से ज़्यादातर वो पोज़ीशन यूज़ करते हैं, तो वो एक सबसे ज़्यादा कॉमन पोज़ीशन है। तो ऑनेस्टली मेरा ख़्याल है कि शुरू में मैं अपनी, इवन थ्रू अपनी रेज़िडेंसी के दौरान भी, मैं उसी पोज़ीशन को सबसे ज़्यादा समझती थी कि हाँ, यही होती है, और इसके अलावा जो होती हैं वो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो लोग हम्म। यूज़ करते हैं। लेकिन हम्म। ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा फुटबॉल होल्ड एक पोज़ीशन होती है जो कि एक्चुअली सी सेक्शन मदर्स के लिए हम बहुत कॉमनली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें बेबी जो है, बेबी की पूरी बॉडी
माँ की बॉडी के ऊपर कहीं पर भी उस तरह जी, से टच नहीं कर रही होती है। तो उससे ये है कि माँ की जो सारी इंसिजन्स हैं, जो स्टिचेज़ हैं, वो सब हील हो सकते हैं और बच्चा ईज़िली फ़ीड कर सकता है। इसी तरह से एक और पोज़ीशन जो कि पर्सनली मुझे लगा कि मेरे लिए एक कंप्लीटली लाइफ़ चेंजिंग पोज़ीशन थी और वो है लेड बैक पोज़ीशन। सो लेड बैक पोज़ीशन में ये है कि जिन माँओं का बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली दूध आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा दूध एकदम से आ जाता है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि बच्चा उस दूध में बस गुम-सा रहा है और उसको हुँ, समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे फ़ीड करे। तो उन माँओं के लिए और ख़ास तौर पे बच्चे फिर इस तरह से आपने देखा भी होगा कि बाज़ बच्चे बहुत क्रैंकी, कॉलिकी, गैसी हो जाते हैं। तो हुँ, उनके लिए ये लेड बैक पोज़ीशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बेसिकली पूरी तरह से मतलब जैसे कि वर्ड कहता है उसी तरह से कि आप पूरी तरह से पीछे की तरफ लेटते हो, बच्चे को अपने चेस्ट पे डालते हो और हुँ, उसके बाद बच्चा खुद अपने आप को इस तरह से पोज़ीशन करता है कि वो आपकी ब्रेस्ट से और ऐसे एंगल पे दूध ले रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स के साथ उसके मुँह में नहीं जा रहा होता। हुँ, तो वो हुँ, एक बहुत ही मतलब मेरे लिए तो एक लाइफ़ चेंजिंग और लाइफ़ सेविंग पोज़ीशन थी जब मुझे उसके बारे में पता चला। हुँ। और फिर उसी तरह से कि ये एक कुदरती तरीका है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे एक बहुत सारी माँओं की बहुत फ़ेवरेट पोज़ीशन होती है, जिसको हम साइड लाइंग पोज़ीशन कहते हैं, जो कि आप खुद भी लेट के और बच्चे को भी लिटा के, तो आप बच्चे को फ़ीड करवा सकते हो और ये हाँ, लेकिन बिल्कुल। मैंने हाँ। बहुत जब थोड़ी बड़ी हुई थी पाकिस्तान मैं गई थी और जब मैं अकेली थी आई रिमेंबर मैंने एक दिन तंग आके उसको इस तरह से पिलाया था और अपने आप को बिल्कुल, मैं परेशान मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कहा अब मैं बैठ सकती हूँ, ना मैं उठ सकती हूँ, बस लेटे-लेटे मैंने बस पिलाना है। और वो बिल्कुल, लेटे-लेटे ही बिल्कुल। वो इतनी खुश हो, मैं भी नींद में मैं भी सो गई, वो भी सो गई, मैं थी यार ये तो बहुत मज़े की बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल और और फिर ये दूसरे टाइम पे हाँ, दूसरे टाइम बड़ा अच्छा फिर दूसरी बेटी के साथ फिर ऑटोमैटिकली वो था कि हाँ, भई अगर सो रही है स्पेशली रात के वक़्त मेरा ख़्याल है बहुत फ़ायदा होता है कि आप बस साथ रखो, बिल्कुल। लगाओ बस यू आर डन। बिल्कुल, बिल्कुल और ये एक बहुत ही आपके लिए बड़ा ही कन्वीनिएंट किस्म का वो हो जाता है। तो ये ज़ाहिर है लेकिन मैं अपने पीड्स के उसमें हवाले से ज़रूर ये कहूँगी कि बच्चा इसमें थोड़ा-सा बड़ा हो जाए, इतना हुँ, कि वो अपने आप को सेफली जो है रोल ओवर कर सके, अपने एयरवे को, अपनी ब्रीथिंग को प्रोटेक्ट कर सके, तो तब इस तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मतलब 3 न्यूबॉर्न माह के फेज़ करीब में मतलब 3 जी, माह के बिल्कुल, करीब 3 से 4 माह, 4 माह बिल्कुल, के करीब ना? बिल्कुल, हाँ, हाँ, उसको बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। लेट के पिला सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। हाँ। तो अब एक और सवाल जो है एक और मौज़ू है समझें, तो ज़ारा ये तो बहुत हमारी आज की बहुत कारामद गुफ्तगू रही है और मेरा ख़्याल में कि इनमें और भी ऐसे कई सवाल हमारे उठे हैं कि हमारी ये जो पॉडकास्ट की किस्त है ये बिल्कुल इस किस्त में तो मुकम्मल है लेकिन इसकी एक मज़ीद किस्त बननी ज़रूरी है जिसमें हम और ऐसे सवालात का जवाब दें। और जो सुनने वाले हैं उनको मैं ये कहती चलूँ कि हमारे अगर आपके ज़हन में भी कुछ ख़यालात हैं, तो आप हमें ईमेल urdupan@gmail.com पे भेज सकते हैं और आप जिस मौजू पर भी बात करना चाहते हैं चाहें तो ऑडियो मैसेज भेज दें अगर आपको सवाल हैं वरना ज़ारा अपने तजर्बे से और हमारे हमारे बाहिमी तजर्बे के साथ बहुत से हमारे सवालात का उन्होंने जवाब अभी भी दिया है और उम्मीद है कि हम अगली किस्त में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अपनी किस्त ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना मत भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें राय देना चाहते हैं तो हमारी ईमेल डिस्क्रिप्शन में दर्ज होगी और हमें इस पॉडकास्ट को रेट करना मत भूलिएगा ताकि और भी लिसनर्स हमारी इस पॉडकास्ट को सुनें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अगले वक्त के लिए खुदा हाफिज़।